हाय एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 8 है। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट मेथड जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर उधर जो सब्सटेंसेस जाते हैं, वहाँ पे 3 तरह के ट्रांसपोर्ट मेथड मैंने आपको बताए थे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। वो पूरा एक चार्ट बनवाया था, उसके अंदर काफ़ी सारी डिटेलिंग थी, वो सब मैंने कवर करा दी। जितनी भी चीज़ें थी सबके डायग्राम्स को दिखा दिए थे, बहुत अच्छे से सब कुछ आपको कवर करा दिया था। तो हमारे पास जो सेल स्ट्रक्चर का पहला टॉपिक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो पूरी तरह से कवर हो गया। उसके सारे ट्रांसपोर्ट मेथड भी, बेसिक स्ट्रक्चर भी, एवरीथिंग हैज़ बिन फिनिश्ड। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक हमारे पास और टॉपिक था सेल वॉल का, है ना। अब देखो, जो प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल होते हैं, तो एनिमल सेल्स में तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं होती। बट जब बात करते हैं प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, उसके चारों तरफ एक और आउटर कवरिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो आज हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे एक तो, और उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था सेल स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग साथ में साइटोप्लाज्म को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक में सेल वॉल रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और उसके बाद फाइनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म कवर करेंगे। तो उस तरह से जाके हमारी सेल की पूरी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, उससे पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे व्हाट्सअप करोगे, इसको अच्छे से ढूंढना। वाई प्लाज्मोलिसिस डू नॉट अकर इन बॉइल्ड सेल्स ऑफ रियो लीव्स। रियो एक तरह का प्लांट होता है, उसकी पत्तियां अगर उबली हुई हों, यानी बॉइल्ड लीव्स हों अगर, तो उस सिचुएशन में वहाँ पे प्लाज्मोलिसिस नहीं होगा। प्लाज्मोलिसिस को पढ़ाया था कि इट इज़ अ फिनोमिना व्हेन वी पुट अ प्लांट सेल इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इन दैट केस उसमें क्या होता है कि उसका जितना भी प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल से अलग हो जाता है, तो आपको पढ़ाया था। तो उन्होंने बोला है कि अगर बॉइल्ड स्टेट में होती है तो ऐसा क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खुद से कीजिएगा। अब देखिए जरा, हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ है हमारे एक प्लांट सेल का। अब प्लांट सेल के आउटर मोस्ट में आप देख लो, सबसे पहले क्या है, सेल वॉल है। सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है किसी भी प्लांट सेल के अंदर, वो क्या होती है, एक सेल वॉल होती है। उस सेल वॉल के बाद जो अगली मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही होगी एक बारीक सी, वो क्या है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। तो सबसे आउटर में तो सेल वॉल हो गई, उसके नेक्स्ट में नेक्स्ट वाली जो लेयर नजर आ रही है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास हमारी सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम पढ़ चुके हैं। तो प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा चीज होती है कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पहले से ही थी, इसके अलावा प्लस में क्या होती है, प्लस में सेल वॉल भी होती है। यानी सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, या इसके अलावा कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, जैसे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है। तो बैक्टीरिया कैसा सेल है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर सेल वॉल होती है। बट मेजॉरिटी में जितनी भी प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल में तो होती है, और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाई जाती है। तो ये डायग्राम सिर्फ तुम्हारे मेरे को दिखाने के लिए तुम्हें बनाया था यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये नोटबुक में नहीं बनाना है। चलिए अब सेल वॉल की थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल इज अ रिजिड सेमी ट्रांसपेरेंट। अब याद करो, सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल थी, ये टफ होती है, कठोर होती है, रिजिड होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, इसके आर पार हम थोड़ी बहुत चीज़ें देख सकते हैं, थोड़ा बहुत इसके आर पार दिखाई देता है, विजिबल होता है। नॉन लिविंग होती है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो लिविंग थी, ये नॉन लिविंग चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। एंड आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द सेल्स, ठीक है, विच लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल्स की अगर बात करें तो प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और हमारे पास लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और सेल वॉल रिजिड होती है, यानी टफ होती है, नॉन लिविंग होती है, और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बैक्टीरिया एंड फंजाई। प्लांट सेल में तो होती मैंने आपको बताया है, बैक्टीरिया के अंदर भी होती है सेल वॉल, और कुछ फंगस होती हैं, इनके अंदर भी सेल वॉल होती है। अब फंगस कैसी होती है, फंगस हमारे पास कैसी सेल होती है, यूकेरियोटिक सेल होती है। ठीक है, तो इन सब में हमारे पास पाई जाती है सेल वॉल। एनिमल सेल्स में सेल वॉल कभी नहीं होती, एनिमल सेल्स में सेल वॉल क्या होती है, हमेशा एब्सेंट होती है। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ज़्यादातर प्लांट्स में सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि सेल वॉल का जो मेजर कंपोनेंट होता है, मेजर पार्ट होता है, वो सेल्यूलोज होता है। जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोगों को याद हो तो फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई थी, उसमें साथ में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स भी होते थे थोड़े से, और कार्बोहाइड्रेट्स भी थे, मैंने आपको दिखाए थे। तो वहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स था, प्रोटीन्स थे, और कार्बोहाइड्रेट थे, 3 मेजर कंपोनेंट थे। और यहाँ पे क्या होता है, प्लांट सेल में मेजॉरिटी में सेल्यूलोज नाम का केमिकल होता है। हमारी सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल मतलब इसी से मिलकर बनी हुई होती है। बट बात करें अगर फंगस की, तो फंगस में ये चिटिन नाम का एक टाइप का ग्लूकोज होता है, ये भी ग्लूकोज की एक वैरायटी है। तो चिटिन की बनी हुई होती है सेल वॉल, किसमें, फंगस में। तो फंगस में सेल वॉल सेलुलोज की नहीं होती है। डिपेंड करता है सेल वॉल किस मेटल की बनी हुई है, कि किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल का कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में किससे मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, चलो ये सब नोट करोगे, बेसिक जो पार्ट हैं सारे।
अब फंक्शंस पे आते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन पढ़े थे, सेल वॉल के फंक्शन। अब सोचो ज़रा, कोई भी मेरे पास अगर ट्री है, कि अगर इस तरह से मेरे पास यहाँ पे एक ट्री है, नीचे बाद में उसकी रूट होंगी, ये हमारे पास सॉइल से ऊपर का हिस्सा हो गया, ग्राउंड एरिया। तो इस तरह से हम लोगों के पास कोई ट्री है, तो इस ट्री के आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग कवर, सपोज स्टेम की बात कर लेता हूँ, तो स्टेम का किसी भी सेल को मैं अगर पकड़ लूँ तो उस सेल के ऊपर सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होगी, वो कवरिंग क्या कहलाएगी? वो कवरिंग सेल वॉल कहलाएगी। भाई आप प्लांट का कोई सा भी सेल निकाल लो, उस सेल के ऊपर का जो कवर होगा सबसे बाहर वाला, उसको क्या बोलोगे? सेल वॉल बोलोगे। तो इसका मतलब अगर बाहर से पानी को आना है, हवा को आना है, किसी भी चीज़ को आना है, तो सबसे पहले किससे टकराना पड़ेगा? सेल वॉल से टकराना पड़ेगा। उसके बाद किससे पास आउट होकर जाएगी? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो क्या करती है? सेलेक्टिवली परमीएबल होती है, कुछ चीज़ों को आने देती है और कुछ चीज़ों को आने नहीं देती है। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो गई। बट सेल वॉल के साथ ऐसा नहीं है। सेल वॉल जो होती है, ध्यान रखना भी इसमें आएगा एक पॉइंट, ये यहाँ पे फ्रीली परमीएबल होती है। सेल वॉल सेमी परमीएबल नहीं होती है। कैसी होती है? फ्रीली परमीएबल होती है। इसका मतलब इट अलाउज द एंड अलाउज सब्सटेंसेज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन टू एंटर एंड एग्जिट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। यानी कि सेल वॉल के अंदर चीज़ें आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। जैसे ये है हमारे पास, तो इसके अंदर चीज़ें आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं, किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्रीली परमीएबल बोलते हैं। परमीएबल मतलब किसी चीज़ को आने जाने के लिए अलाउ करना, फ्रीली मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती यहाँ पे। और सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं? इट जब आउटर मोस्ट कवरिंग है तो क्या करेगी? ये सेल को इन्फेक्शन से और डैमेज होने से बचाएगी, कि सेल खराब ना हो, उसमें इन्फेक्शन ना हो और किसी तरह से वो डैमेज ना हो। इसके अलावा काफ़ी टफ होती है सेल वॉल, इसलिए इट प्रोवाइड्स द रिजिडिटी एंड डेफिनेट शेप टू द सेल। तो प्लांट को सॉलिडनेस, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, ताकत प्रोवाइड कराती है प्लांट को, है ना, और उसकी शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट कौन सा है? इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ सेल। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? देखो, सेल के अंदर अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सपोज सेल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो उस सिचुएशन में सेल फट सकता है उसकी वजह से, या फिर अगर पानी बहुत कम हो गया सेल के अंदर तो सेल श्रिंक होकर डेड हो जाएगा। तो सेल ना तो बर्स्ट आउट हो जाए, यानी कि ना तो सेल फट जाए और ना ही सेल श्रिंक हो जाए। इस चीज़ को मेंटेन कौन करती है? सेल वॉल करती है। वो उसके अंदर का जो प्रेशर है उसको बनाए रखती है, ताकि प्रेशर ना तो ज़्यादा हो ना ही कम हो, तो इससे सेल सर्वाइव कर पाते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है। अब नेक्स्ट में और क्या काम करती है सेल वॉल? जो पानी और मिनरल्स है, ये पानी और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं किसी भी प्लांट को? सॉइल से मिलते हैं। भाई जो पानी दिया जाता है, इस जगह जड़ों में दिया जाता है ना पानी, रूट्स में, तो वहाँ से ये वाटर ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब होकर जाता है, ये मिनरल्स ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब होकर जाते हैं, तो उसमें भी सेल वॉल उनको हेल्प करती है ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करने में। आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे कि आपको बाद में समझ में आएगा कि जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यूज़ होते हैं जो इन कामों में हेल्प करते हैं, कि फूड एक जगह पे बनता है तो पूरे प्लांट में कैसे प्रोपागेट होता है, एक जगह पे आप पानी देते हो तो प्लांट पे पूरे प्लांट को कैसे मिल जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम नाम के दो टिश्यूज़ होते हैं, वो वहाँ पे उसलिए काम करते हैं। तो इस सब चीज़ों में जाइलम और फ्लोएम को भी वर्क करवाने में कौन हेल्प करती है? हमारी सेल वॉल। तो सेल वॉल की हेल्प से पानी जो है पूरे के पूरे प्लांट में पहुंच पाता है और उसको मिनरल्स मिल पाते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? जैसे आयरन होता है, फास्फोरस होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है ना, ये सब चीज़ें प्लांट को प्रॉपर्ली मिल पाती हैं और प्लांट ग्रो कर पाता है। तो ये मेन फंक्शंस हो गए सेल वॉल के, इसको आप अच्छे से नोट करोगे और इसको ध्यान रखोगे। ठीक है। चलिए, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमारे पास आता है सेल वॉल में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन भी होता है, इसकी जगह पे आप सेल मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, बड़ा आसान सा है। देखो, इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। सेल वॉल तो सिर्फ भैया प्लांट सेल्स में होगी, ज़्यादा से ज़्यादा किस में? बैक्टीरिया में या फंगाई में आपको मिल जाएगी। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कोई सा भी सेल हो दुनिया का, हर एक लिविंग सेल में प्रेजेंट होती है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ज़रूर होती है। सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल थिक होती है और नॉन लिविंग होती है, यानी ये थोड़ी सी मोटी होती है, नॉन लिविंग सेल्स होते हैं इसमें सब कुछ। और ये कैसी होती है? उल्टा हो गया इसका, ये बारीक होती है, आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, बहुत कम इसका हमारे पास थिकनेस थी, और लिविंग सेल होती है सारे के सारे। ठीक है। सेल वॉल इज रिजिड इन शेप। सेल वॉल की शेप जो है वो चेंज नहीं होती है, वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड होती है, कठोर होती है, बहुत टफ शेप की होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जबकि कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। देखा था ना, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण तो इसमें एंडोसाइटोसिस वाले प्रोसेस हो पाते थे, खाने को इंगल्फ करना या जो लिक्विड पार्टिकल थे उनको इंगल्फ करना, तो किस वजह से पॉसिबल था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से पॉसिबल था। और वो एंडोसाइटोसिस वाला काम प्लांट सेल में नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होती थी? सेल वॉल हुआ करती थी। तो सेल वॉल तो रिजिड होती है, टफ होती है, तो वहाँ पर तो शेप चेंज नहीं हो पाएगी,
जाएगी। इस वजह से बैक्टीरिया वगैरह ये जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वहाँ पे एंडोसाइटोसिस आसानी से नहीं हो पाता। इसका क्वेश्चन भी तुम लोगों को कराया था, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इन प्लांट्स। ये किससे मिलकर बनी हुई होती है सेल वॉल? प्लांट्स के अंदर मेजॉरिटी में सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है, बट फंगस में ये चिटिन से मिलकर बनी हुई होती है। तो मेजॉरिटी वाली जो बात है मैंने वो लिख दी, सेल्यूलोज होता है सेल वॉल के अंदर। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है? फॉस्फोलिपिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो 4 पॉइंट आपके पास यहाँ पे ये हो गए। 5th पॉइंट मैं आपको ओरली बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। 5th पॉइंट में क्या लिखोगे? सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। सेल वॉल कैसी होती है? फ्रीली परमिएबल होती है। दैट मीन्स देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री और एग्जिट ऑफ द वेरियस पार्टिकल्स। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या लिखोगे? इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम पार्टिकल्स एंड प्रिवेंट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अदर पार्टिकल्स। कुछ को आने देती है, कुछ को आने जाने नहीं देती है। तो 5th पॉइंट में आप लोग ये बात लिखोगे कि ये फ्रीली परमिएबल होती है और ये क्या होती है वाले हमारे पास? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। तो 5 पॉइंट हो जाएंगे डिफरेंस के, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसी के साथ हम लोगों ने सेल वॉल जो लिखा था स्टार्टिंग का चार्ट वापस अब रिकॉल करके देख लेना, आपकी नोटबुक में स्टार्टिंग में बना हुआ होगा कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना था। तो सेल वॉल तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अब जो सेल स्ट्रक्चर का जो सेकंड पार्ट हमारे पास आता है वो क्या आता है? न्यूक्लियस। देखो आपको ये नजर आ रहा होगा बीच में जिस पे नंबर 2 लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा जो बीच में गोल सा सेक्शन है सारा का सारा, ये क्या है? ये पूरा सेक्शन कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग कंट्रोल सेंटर बोलते हैं भाई। जैसे कोई भी एक नॉर्मल अगर आपको बात बताऊं, कोई भी कंपनी होती है, कंपनी के बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं अलग अलग, बट एक कंपनी का हेडक्वार्टर भी होता है जहां से उस पूरी कंपनी को कंट्रोल किया जाता है। तो इसी तरह से कोई भी सेल है, सेल के हमारे पास बहुत सारे अलग अलग वर्क करने के लिए ऑफिसेज, मान लो कि एक ऑफिस यहाँ पे है, एक इधर है, ऐसे बहुत सारे जगह जगह पे ऑफिसेज हैं, बट उसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर क्या है हमारे पास? वो हेडक्वार्टर हमारा न्यूक्लियस होता है। इसको कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। सब कुछ यहीं से कंट्रोल होगा। अगर हमारे सेल में न्यूक्लियस नहीं हुआ तो उस सिचुएशन में आपका सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डेड हो जाएगा, वो वर्क नहीं कर पाएगा। भाई अगर किसी कंपनी का हेडक्वार्टर ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर वो कंपनी का फंक्शनिंग कैसे होगी? कंपनी तो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। चलो, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एंड हैज़ द डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस पे जो कवरिंग होती है ना, ये न्यूक्लियस के ऊपर जो कवरिंग होती है ये डबल लेयर वाली होती है। अब इसको अलग से निकाल के जब दिखाऊंगा वहाँ तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक क्या क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको जस्ट स्किप कर दीजिएगा, नो नीड। आप जस्ट इसको नोट कर लेना न्यूक्लियस में फिलहाल के लिए। तो आगे की डिटेलिंग में आपको भाई आगे बताता हूँ। डायग्राम नहीं बनाना ही वाला, ठीक है। डायग्राम तो आगे आएगा न्यूक्लियस का प्रॉपर। हाँ, अब न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहली बात, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? किसने सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा था? तो याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन। आपने स्टार्टिंग में नाम पढ़ा था, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक एक अलग बंदा था, रॉबर्ट ब्राउन एक दूसरा अलग बंदा था। रॉबर्ट हुक ने तो 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है, सेल डिस्कवरी। और वो सेल की डिस्कवरी कैसी थी? नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी डेड कॉक्स में, है ना। तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं की थी, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, वो 1665 में। अब बात आती है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा था किसमें? ऑर्चिड रूट सेल्स में। ऑर्चिड रूट क्या होते हैं? ये ऑर्चिड एक तरह का फूल होता है, बहुत सारे कलर के होते हैं अलग अलग। देखो ये जो आपको यहाँ पे फ्लावर दिखाई दे रहा है, ये फ्लावर ऑर्चिड फ्लावर है। तो इस ऑर्चिड फ्लावर की रूट्स में सबसे पहले जब वो स्टडी कर रहे थे तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। न्यूक्लियस का किस में प्रेजेंट होते हैं? जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में आप लोगों को अच्छे से पता है कि इन प्रोकैरियोट्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। अब जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वहाँ पे नहीं होता तो उनका जो डीएनए होता है वो जो धागे की फॉर्मेट में होता है वो ऐसे बिखरा हुआ पड़ा रहता है। जिस रीजन में वो जो डीएनए बिखरा हुआ पड़ा रहता है उस रीजन को क्या बोलते हैं? उस रीजन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूक्लियोइड इज दैट रीजन इन prokaryotic cell in which the folded DNA is present। मैं definition बोल रहा हूँ, nucleoid is that region या that portion of the prokaryotic cell in which folded DNA is present। ठीक है, वो इलाका, वो एरिया क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड कहलाता है प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्पेरिकल बॉडी। अब देखो ये बड़ा सा सेल है, इस सेल के अंदर जो तुम्हें गोल सी स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये क्या है? न्यूक्लियस है। स्पेरिकल या ओवल से शेप का होता है और जनरली किसी सेल के सेंटर में होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियोलस होता है। इस वर्ड को थोड़ा ध्यान रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस में एक ही वर्ड मान लेते हैं। ध्यान रखना, न्यूक्लियोलस एक अलग चीज़ है। न्यूक्लियोलस इज अ सब पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। और लास्ट में हमारे पास क्या? क्रोमेटिन मटेरियल है। ये चारों चीज़ें समझाऊंगा आप, ये सब कुछ आपको प्रॉपर्ली नोट करना है। इसको ध्यान रखिएगा। इस टर्म को न्यूक्लियोइड टर्म सिर्फ कहाँ पर डिफाइन होती है? प्रोकैरियोट्स में
में डिफाइन होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस तो है नहीं, उनके पास कोई हेड ऑफिस तो है नहीं, तो उनके जो बॉस होते हैं वो ऐसे ही बैठे रहते हैं यूं ही, मतलब नॉर्मली, और वो जो रीजन है जहाँ पे वो बॉस यानी न्यूक्लियस या डीएनए बैठा हुआ है वो रीजन क्या कहलाता है, वो न्यूक्लियोइड कहलाता है। तो ये 4 पार्ट एक एक करके डिस्कस करते हैं, ये सब नोट करना है, डायग्राम कोई नहीं बनाने स्लाइड से, डायग्राम आगे आएंगे, ठीक है। अब एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं क्या होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या होती है। अब देखो, जिस तरह से सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, अभी जो तुम्हें ये बाउंड्री क्या नजर आ रही है, ये चारों तरफ बाउंड्री क्या कहलाती है, ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो। और अगर ये हुआ प्लांट सेल तो इसके चारों तरफ एक और बाउंड्री होती है, इसको क्या बोलते हो, सेल वॉल बोलते हो। इसी तरह से जो हमारा न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक बाउंड्री होती है इस तरह से, और ये डबल वॉल होती है ना, ड्यूअल डबल वॉल नेचर की होती है। तो ये डबल वॉल मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। बात समझ में आती है। तो ये जो है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। भाई ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये सारा हमारे पास क्या हो गया, लिक्विड साइटोप्लाज्म हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, पूरे सेल की सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो ये सेल न्यूक्लियस को सेपरेट कर रही है किससे, साइटोप्लाज्म से। भाई साइटोप्लाज्म तो यहाँ बाहर वाले रीजन में है सब जगह पे, और अंदर वाले रीजन में तो कुछ और भरा हुआ होगा। तो साइटोप्लाज्म को इस न्यूक्लियस से अलग करने का काम कौन करती है, ये सेल मेम्ब्रेन कर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करती है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये। अच्छा, किससे मिलके बनी हुई होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, भाई जैसे हमारे पास हमारी सेल मेम्ब्रेन तो फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी हुई होती है, या फिर इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यहाँ पे भी ये किससे मिलके बनी हुई होती है, ऑलमोस्ट वही कंपोजिशन है, बस यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स ना लिख के लिपिड्स लिख दिया। लिपिड्स बहुत सारी वैरायटी के होते हैं, फैट वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको लिपिड्स बोलते हैं। तो ये थोड़े केमिकल नेम है, थोड़ा ध्यान रखना, लिपिड्स और प्रोटीन की मिलके ही बनी हुई होती है ये भी। इट हैज़ स्मॉल न्यूक्लियर पोर्ट्स, इसकी पूरी वॉल पे छोटे छोटे से होल्स होते हैं। जो पोर्ट्स वर्ड है ना, इसका मतलब छोटे छोटे से होल्स होते हैं, आपको दिखाऊंगा भी। तो वो न्यूक्लियर पोर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे से होल्स। वो होल्स किस वजह से होते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी बन रहा है वो चीज़ें वहाँ से बाहर आ जा सकें, यानी जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ बन रही है वहाँ से एग्जिट करके बाहर आ जाएँ। जैसे यहाँ पे से होल हुआ एक, तो यहाँ से कोई चीज़ यहाँ से एग्जिट करके आ सकती है, यहाँ पे कुछ होल हुआ तो यहाँ से कोई चीज़ एग्जिट करके आ सकती है। कहाँ आएगी, बाहर साइटोप्लाज्म जो भरा हुआ है वहाँ पे आ सकती है। तो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आने के जो रास्ते होते हैं, ऐसे मान लो जो हेडक्वार्टर है ना हमारा न्यूक्लियस, उस हेडक्वार्टर के जो गेट हैं, बहुत सारे उसमें दरवाजे हैं, वो सारे गेट क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर पोर्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब बात आती है न्यूक्लियोप्लाज्म की। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हमारा पूरा सेल है, जिस तरह से ये सारा चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म है, ऐसे ही इस न्यूक्लियस के अंदर जो भरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इस अंदर वाले मटेरियल के अंदर यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये न्यूक्लियोलस इसी के अंदर प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन मटेरियल, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये दोनों की दोनों चीज़ें तैरती रहती हैं। ऐसे मान लो कि ये सारा लिक्विड क्या हो गया, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस है, और इसी के चारों तरफ यहीं पे क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। इसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इट इज़ अ कलरलेस डेंस फ्लूइड, बहुत घना होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ये। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने बता दिया आपको, क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अभी न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर, जैसे हमारा सपोज ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एक ये इस तरह की गोल सी बॉडी होती है, यूं फॉर्मेट में होती है। तो ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया है तो है मेरा न्यूक्लियस। इसके अंदर एक और छोटी सी ये ओवल शेप या स्फेरिकल शेप में बॉडी कैसी है, ये है न्यूक्लियोलस। तो इट इज़ अ स्फेरिकल बॉडी फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में तैर रही है ये। इट मे बी वन और मोर इन नंबर, याद रखना ज़रूरी नहीं है कि सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियोलस हो, जनरली एक ही होता है, बट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं होती है, मतलब कि जो हमारे पास न्यूक्लियोलस है इसके चारों तरफ कोई किसी भी तरह की कोई बाउंड्री नहीं है, ये बाउंड्री लेस होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस के ऊपर। अच्छा, इस न्यूक्लियोलस में होता क्या है, ये न्यूक्लियोलस ना एक फैक्ट्री है। किस चीज़ की फैक्ट्री है, राइबोसोम्स की फैक्ट्री है। यहाँ पे इस ग्रीन कलर का जो पोर्शन मैंने बनाया है, जिसको मैंने न्यूक्लियोलस नाम दिया है, यहाँ पे बनते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स इस न्यूक्लियोलस के अंदर बनेंगे, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स बोलते हैं। राइबोसोम्स बनने का सारा काम पूरे सेल का कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। अब राइबोसोम्स बहुत छोटी छोटी सी बॉल्स होती हैं, तो यहाँ से बन के बाहर निकलेंगी। इस तरह से छोटी छोटी मैं बॉल्स बना देता हूँ, यहाँ पे आई, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आई, फिर यहाँ पे हमारे पास होल्स हैं, यहाँ से वो कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और बाहर क्या बैठा हुआ है, बाहर हमारे पास हमारा साइटोप्लाज्म है। तो इस तरह से ये जो बीच में फैक्ट्री है, यहाँ से राइबोसोम्स बनते रहते हैं और न्यूक्लियस से बाहर आते रहते हैं। उसका क्या काम होता है राइबोसोम्स का, जब राइबोसोम्स पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के अंदर तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को अभी इतनी बात समझ में आ गई होगी, 3 सेक्शन हम लोगों ने कवर कर लिए।
नेक्स्ट में हमारे पास क्या पार्ट है हमारे न्यूक्लियस का, क्रोमेटिन मटेरियल। तो इसके अंदर जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है पिंक कलर की, इसी के अंदर हमारे पास धागे जैसी कुछ चीज़ पड़ी हुई होती है, यूँ मैंने चारों तरफ बना दी है ना, ऐसे धागे धागे जैसी चीज़ बनी हुई होती है, थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, ये क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं स्पेशल टाइप की, जिनको क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, और डीएनए होता है। डीएनए एक तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए की फुल फॉर्म याद रख लेना, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए की फुल फॉर्म होती है। डी स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डी से तो डीऑक्सी राइबो बन गया, यहाँ से न्यूक्लिक एसिड बन गया। तो ये डीएनए जो आपको साइड में स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, ये इस तरह का होता है, डबल स्ट्रैंड वाली स्ट्रक्चर है, ये डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। तो ये डीएनए किस फॉर्मेट में, इस तरह से धागे के फॉर्मेट में, यहाँ पे चारों तरफ न्यूक्लियस के अंदर ये बंद होता है डीएनए धागे की तरह से। ठीक है जी, इसके बारे में डिटेलिंग और आपको आगे समझ में आ जाएगी जब आपको क्रोमोसोम्स पढ़ाऊंगा। तो हम लोगों ने बेसिक सारा पढ़ लिया। भाई हम लोगों ने जो हमारा न्यूक्लियस स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ये सारे पॉइंट्स आप नोट करोगे, 4 जो सेक्शंस होते हैं, इन सेक्शन को मैं आपको एक एक करके पढ़ा रहा था। तो इन चारों सेक्शंस में से हम लोगों ने 3 सेक्शन तो यहाँ पे कवर किया, 4th सेक्शन हमारा यहाँ कवर हो गया। तो न्यूक्लियस का सारा बेसिक मैंने यहाँ कवर करा दिया। अब काम क्या होता है न्यूक्लियस का, भैया ये हेडक्वार्टर है, ये मेन कंट्रोल सेंटर है, तो सारे के सारे ऑपरेशंस यहीं से कंट्रोल होते हैं। बिना न्यूक्लियस के सेल सर्वाइव नहीं कर सकता। तो फर्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेल डिवीजन में जब सेल डिवाइड होकर खुद को मल्टीप्लाई करता है और अपने जैसे दूसरे सेल बनाता है, तो उसको सेल डिवीजन बोलते हैं। ये प्रोसेस 11th क्लास में पढ़ाया जाता है डिटेल में। तो सेल डिवीजन वाले प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, न्यूक्लियस हेल्प करता है। इसका मेजर रोल होता है सेल डिवीजन में। ठीक है, इसके अलावा इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ जीन्स। भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड है। क्रोमेटिन थ्रेड के किससे मिलके बना हुआ है, डीएनए से मिलके बना हुआ है। जो डीएनए का ये पूरा जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए की स्ट्रक्चर है। अगर इसका छोटा सा पार्ट में काट दूं, सपोज मैं इतना टुकड़ा इसका ले आया, तो इतना सा टुकड़ा क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं जीन। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे सपोज करो कि आपके जो बाल हैं, हेयर कलर हैं, वो ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर के लिए आपकी बॉडी में कोई ना कोई जीन जरूर होगा। जीन एक तरह की प्रोटीन की कोडिंग होती है जो बॉडी में अलग अलग तरह के फीचर्स डिसाइड करती है। तो जीन इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ जीन एंड हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। तो ये जो जीन्स जब एक पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, तो बहुत सारी जो हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है, जो आनुवंशिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो बच्चों से, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे अब एग्जांपल दिया ना हेयर कलर वाला, कि आपके बाल ब्लैक कलर के हैं, तो उसका मतलब कि आपको वो जो कलर मिला है ब्लैक कलर, आपको अपने पेरेंट्स से मिला है, उनके जीन्स आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसकी वजह से आपके हेयर का कलर ब्लैक है। या कुछ लोगों की आई बॉल्स जो होती हैं, वो भूरे रंग की आंखें होती हैं, तो जो ब्राउन कलर है, वो ब्राउन कलर भी किस वजह से आ पाया है, वो जीन की वजह से आ पाया है। तो जीन क्या है, जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए से बॉडी के सारे करेक्टरिस्टिक फीचर डिसाइड होते हैं। पेरेंट्स से बच्चों में जो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं वो डीएनए के फॉर्मेट में होते हैं, और डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, अभी तक के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत है। तो ये न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया। अब देखो, दिखने में 3 डायमेंशन में ऐसा होता है, ये थोड़ा सा पार्ट काट के दिखा रखा है न्यूक्लियस का। अब जरा देखो, जगह जगह पे तुम्हें होल्स नजर आ रहे हैं, बाउंड्री पे इतने सारे होल्स हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये बीच में जो बॉल नजर आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये जो हमारे पास ये न्यूक्लियर लैमिना की तो तुम्हें जरूरत नहीं है, तो छोड़ो। ये जो सारा लिक्विड भरा हुआ होगा, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर धागे जैसी स्ट्रक्चर उस तरह से यूँ प्रेजेंट होती है चारों तरफ सारे में, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, ये सारी मटेरियल कैसा होता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल। इस क्रोमेटिन मटेरियल में क्या होता है, इसमें डीएनए और प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है ना, तो बनाना तो ये वाला भी नहीं है, तो सिर्फ आपके दिखाने के लिए बनाया कि हाँ इस तरह से ये हमारे पास रियलिटी में हमारा जो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर जाके उस छोटे से न्यूक्लियस का आप लोग 3D वर्जन लेके आए हो, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, प्रॉपर्ली आप चीज़ें समझ पाओ, तो इसलिए ये डायग्राम को दिखाया गया है। अब बनाना कौन सा एग्जाम में न्यूक्लियस का डायग्राम बनाने को जब आता है, तो आपको ये वाला सबसे सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना है, ये कंप्लीट डायग्राम है। अब देखो, जो मैंने चारों तरफ ये पर्पल कलर में बाउंड्री बनाई है, ये है मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने नाम लिख दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जगह जगह पे बीच बीच में गैप छोड़ दिए हैं इस मेम्ब्रेन में मैंने। तो ये जो गैप छोड़ रखे हैं, गैप क्या है, न्यूक्लियर पोर्स हो गए। ठीक है, ग्रीन कलर का एक लिक्विड भरा हुआ है अंदर, उस लिक्विड को क्या नाम दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म नाम दिया। ठीक है, ये जो धागे जैसी स्ट्रक्चर है, रैंडमली ऐसी बनाओगे, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। जो मैंने ये
पिंक कलर में बना रखा है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। ठीक है, अभी चारों तरफ ये क्या लगे हुए हैं अजीब अजीब से, तो भैया ये होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो न्यूक्लियस से अटैच होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास चिपका हुआ होता है। जब मैं तुम्हें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाऊंगा ना आगे, तो तुम्हें 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर दिखा दूंगा कि किस तरह से न्यूक्लियस के बराबर में ये लगा हुआ होता है। तो ये न्यूक्लियोलस की फैक्ट्री है, सॉरी ये राइबोसोम्स की फैक्ट्री है न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे राइबोसोम्स बनते रहते हैं, यहाँ से बाहर निकल के आके इन पे चिपकते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी सी जो बॉल्स यहाँ पे चिपकी हुई हैं, ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस में बने, यहाँ से बाहर निकले और आके यहाँ पे चिपक गए। अब यहाँ पे आके राइबोसोम्स क्या करेंगे, ये तब समझ में आएगा जब आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया जाएगा। तो राइबोसोम्स कहाँ से निकल रहे हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर से, न्यूक्लियोलस के अंदर से निकल रहे हैं और वहाँ से निकल के बाहर आते आते किस पे चिपक जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपक जाते हैं। तो जिस जगह पे चिपक जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये राइबोसोम्स, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और कुछ जगह आपको खाली खाली सी भी नजर आ रही होगी जहां पे मैंने कोई राइबोसोम नहीं चिपकाए हैं, तो वो सेक्शन जहां पे कोई राइबोसोम नहीं चिपके हुए होते हैं उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारी कहानी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो ये बहुत बेटर डायग्राम है आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। ठीक है, चलो ये बनाओगे आप कॉपी में। अब आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है, अगर सिलेबस देखो सीबीएसई ने प्रपोज किया है, उसमें दिया हुआ है क्रोमोसोम्स के बारे में बच्चों को बेसिक आइडिया देना कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और उनके बेसिक नंबर ह्यूमंस में क्या होते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में जान रहे हैं हम। न्यूक्लियस सारा पढ़ लिया, तो न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन्स होती हैं। तो क्रोमेटिन मटेरियल से जुड़ा हुआ टॉपिक है हमारा ये क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स देखो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये रॉड शेप की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, आपस में क्रॉस हुई हुई हैं। तो जो रॉड शेप की स्ट्रक्चर आपस में क्रॉस हुई है इनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो ये मेरे पास जो मैंने बनाया हुआ है, ये मेरे पास क्या है, ये क्रोमोसोम है। ये क्या है, दो क्रोमोसोम आपस में क्रॉस हुए हैं ना, तो क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इनमें से कोई सा भी एक सिंगल डायग्राम बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इन बीच का इनका सेंटर होता है, जहाँ पे ये जॉइन है, ये जो बीच में सेंटर है, इस तरह से मैं इसे डार्क करके बना देता हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो ये बीच का सेंटर पार्ट जहाँ पे 2 क्रोमोसोम ऐसे क्रॉस्ड होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो ये अलग अलग शेप के आपको 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दिखा रखे हैं। अब क्रोमोसोम्स रॉड शेप में स्ट्रक्चर होती हैं, समझ में आता है। साइज क्या होता है, 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 30 माइक्रोमीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है। अब देखो ये बनते कब हैं, अब ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं था। आपने क्रोमेटिन थ्रेड तो देखा था, मतलब क्रोमेटिन मटेरियल तो देखा था, ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर है ये तो देखी है आप लोगों ने। जब सेल को डिवाइड होना होता है, बात ध्यान से सुनना, जब सेल को डिवीजन करना होता है, भाई ये तो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ पूरा सेल होगा। जब सेल खुद को डिवाइड करने की कोशिश करता है, तो ये धागे जैसी जो स्ट्रक्चर है ना, धीरे धीरे खुद को रिकम्बाइन करके रॉड जैसी शेप ले लेती है। तो ये धागे जैसी क्रोमेटिन थ्रेड की स्ट्रक्चर किस शेप में आ गई, इस तरह की रॉड शेप की स्ट्रक्चर में आ गई। इसी को हमने क्या बोल दिया, क्रोमोसोम बोल दिया। देखो कितना सिंपल लिखा हुआ है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस इनटू लॉन्ग थ्रेड्स। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, कंडेंस मतलब इकट्ठा हो जाना, किसमें, लंबे लंबे धागों के फॉर्मेट में इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे क्या बना लेता है, रॉड जैसी ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता है। यानी इसके अंदर इंटरनली क्या प्रेजेंट होगा, इस तरह से धागे धागे प्रेजेंट होंगे, है ना। लॉजिक समझ में आ रहा है, इस तरह के बहुत कॉम्प्लेक्स यूं धागे धागे प्रेजेंट होंगे यूं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बना ली इन्होंने, रॉड जैसी स्ट्रक्चर। हर एक क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, क्रोमोसोम के अंदर क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, ये क्रोमेटिन मटेरियल नजर आ रहा है ना। किससे मिलकर बना हुआ था, ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था। तो क्रोमोसोम भी किससे मिलकर बने हुए होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर, इंपॉर्टेंट है बहुत याद रखना, क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास डीएनए और प्रोटीन्स होती है। ठीक है, चलो अब देखो थोड़ा डिटेल्ड व्यू। ये एक सेल है, सेल के अंदर हमारे पास क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस, भाई सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। हमें न्यूक्लियोलस से तो कोई मतलब है नहीं, वो तो राइबोसोम की फैक्ट्री होती है। हम बाकी बचे हुए सेक्शन की बात करते हैं। देखो छोटे छोटे से ऐसे आपको बहुत सारे पेयर नजर आ रहे होंगे क्रोमोसोम्स के, तो उनमें से एक क्रोमोसोम को जूम करके इन्होंने बाहर निकाल लिया। देखो अब इसमें से इसका एक हिस्सा तोड़ के इसको खोलते 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 इस धागे को ये निकाल के दिखा रहा है, फाइनली ऐसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है। तो जो तुम्हें ये वाली स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, इसी को क्या बोलते हो, डीएनए बोलते हो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और इस डीएनए का अगर छोटा सा कोई टुकड़ा मैं यूज़ कर लूँ, मान लिया मैंने इतना टुकड़ा यूज़ कर लिया, तो ये छोटा सा जो सेगमेंट है ये क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। और भी छोटा ले सकते हो, अब ज़रूरी नहीं है। तो डीएनए का कोई छोटा सा जो सेगमेंट होता है जिसमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो जीन को क्या बोल सकते हैं, जीन इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, इसके डेफिनेशन लिख लेना, कई बार पूछ लेते हैं, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। और ये जीन क्या करता है, विच आर कोडेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन्स। इनकी इन ऊपर कोडिंग होती है
अलग अलग प्रोटीन्स की, वो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह का फीचर डिसाइड करते हैं कि हमारा बॉडी कलर कैसा होगा, हेयर कलर कैसा होगा, हमारी हैबिट्स कैसी होंगी, बहुत कुछ होता है ऐसा जो इनसे डिसाइड होता है। तो देख लो, एक सेल के अंदर इसका मतलब बहुत सारे क्रोमोजोम्स हैं। ये क्रोमोजोम कब बने? जब सेल को डिवाइड होना होगा, सेल को खुद को मल्टीप्लाई करके और सेल बनाने होंगे। तो सेल डिवीजन तो हमें नहीं पढ़ना है, बट हम लोगों को इतनी बेसिक बात पता होनी चाहिए कि जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो उसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल था, वो क्रोमेटिन मटेरियल इस तरह की रॉड शेप स्ट्रक्चर में आ जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम बोलते हैं। और क्रोमोजोम के अंदर का हिस्सा खोल के दिखा रखा है, क्या बैठा हुआ है इसके अंदर? डीएनए। इन क्रोमोजोम के अंदर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती है। डीएनए का जो ये जो बीच बीच में है ना, ये सारी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये जो बीच में तुम्हें नजर आ रहे हैं ATGC नाम से, ये सब प्रोटीन है। और डीएनए का कोई छोटा सा सेगमेंट क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ठीक, काफी बात क्लियर हो गई होगी। ये डायग्राम नहीं बनाना है, ये डायग्राम सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो इसको एक बार फिर से चाहे पीछे रिपीट करके देख लेना। तो आपको ये नहीं बनाना है डायग्राम, ठीक है? चलो नेक्स्ट में अब इसके बाद क्रोमोसोम के बारे में और बेसिक बातों पे आते हैं। ये आप नोट करोगे पूरा चार्ट कंप्लीट, यहाँ से स्टार्टिंग से लास्ट तक। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज फिक्स्ड इन ईच यूकेरियोटिक सेल। हर एक यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का काउंट फिक्स होता है। अगर इंसानों की बात करें, बस इंसानों की बात कर लेते हैं, इंसानों के अंदर हर एक बॉडी सेल में, ईच बॉडी सेल कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। हमारी बॉडी का हर एक सेल, उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर की बात करो तो कितने हो जाएंगे? 23। भाई एक पेयर में दो चीज़ होती है ना, तो 23 टू जा 46। तो अभी चाहे तो ये बोल लो, चाहे आप ये बोल लो, या तो 46 क्रोमोसोम बोलोगे या 23 पेयर्स बोलोगे। अभी क्रोमोसोम्स किस तरह से क्लासीफाई होते हैं? तो 46 क्रोमोसोम्स में से जो हमारे 44 क्रोमोसोम्स हैं, 44 क्रोमोसोम्स हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी का स्किन कलर डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी का स्किन कलर डार्क होगा या हम वाइट होंगे। जैसे आप अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाओ तो वहाँ पे लोग काफ़ी गोरे होते हैं, तो उनका स्किन कलर अलग तरह का है। इसका मतलब उनकी बॉडी में जो ऑटोसोम्स हैं वो उनके पेरेंट्स से उनको ट्रांसफ़र हुए हैं, इस वजह से उनकी स्किन का कलर ऐसा है। हेयर कलर वहाँ पे उन लोगों का अलग तरह का होता है, हमारा अलग तरह का होता है। आई बॉल कलर अलग होते हैं, ज़्यादातर हम लोगों में ब्लैक होते हैं, उन लोगों में ब्राउन या ब्लू भी होता है। तो ये सारे फीचर्स, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। ये सारे फीचर्स कौन डिसाइड करते हैं? ये टोटल 44 क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम्स भी बोलते हैं। याद रखना, एक सेल की बात हो रही है, हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कि अगर आपकी बॉडी से मैं एक सेल निकाल दूं तो उस सेल के अंदर मुझे कितने क्रोमोसोम्स मिलेंगे? 46 क्रोमोसोम मिलेंगे, अगर आप एक इंसान हो तो। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा भाई 44 तो एक अलग हो गए, ठीक है। इसके अलावा कितने बचे? 2 क्रोमोसोम और बचे। 2 क्रोमोसोम्स को जो बचे हैं इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, और ये डिसाइड करते हैं कि जो पर्सन है वो एक मेल पर्सन है या एक फीमेल पर्सन है। तो मेल पर्सन होना या फीमेल पर्सन होना डिसाइड होता है इन 2 स्पेशल टाइप की क्रोमोसोम्स से, जिनको क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो इससे मेल या फीमेल पर्सन का डिसाइड होता है। अब अगर मेल पर्सन है तो उसमें 2 क्रोमोसोम्स जो ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ये अलग अलग तरह के होते हैं। इनको नाम दिया हुआ है एक्स और वाई। इनकी डिटेलिंग बड़ी क्लासों में आती है, डिटेल नहीं पढ़नी है। तो मेल पर्सन में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक को एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, एक को वाई क्रोमोसोम बोलते हैं। फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों सेम टाइप के होते हैं, दोनों को क्या बोलते हैं? एक्स एक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज है क्रोमोसोम के बारे में, आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, क्योंकि सिलेबस में ये डिफाइंड है, लिखा हुआ है, जो सिलेबस दिया हुआ है CBSE ने, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के बारे में कहानी मैं आपको काफ़ी अच्छे से बता दी, आपको बुक से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा इसमें। तो हमारा न्यूक्लियस वाला सेक्शन पूरा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल से हम आए थे, तो वहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर DNA वगैरह था, तो मैंने थोड़ी डिटेलिंग आपको क्रोमोसोम की बता दी। अब ये तीसरे वाला जो पार्ट है हमारा, साइटोप्लाज्म, सेल की स्ट्रक्चर का जो तीसरा पार्ट था वो क्या था? साइटोप्लाज्म। अभी जो सारा लिक्विड भरा हुआ है जगह जगह पे, आपको व्हाइट कलर नजर आ रहा है सेल के अंदर, जो सारा व्हाइट कलर नजर आ रहा है सेल के अंदर, ये सारा ही साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर देख लो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल तैरते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? सेल ऑर्गेनल हैं जो तैर रहे हैं इसके अंदर। तो ये साइटोप्लाज्म हमारे पास होता है। देखो क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इट इज़ अ कलरलेस सेमी लिक्विड, यानी थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में होता है, थोड़ा सा सॉलिड सा होता है, इसलिए सेमी लिक्विड बोल देते हैं। कोई कलर नहीं होता इसका। पार्टली ट्रांसपेरेंट है ना, थोड़ा बहुत इसके आर पार देख सकते हैं। पार्टली ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। इट ऑक्यूपाइज द मेजर पार्ट ऑफ द सेल। सेल का मोस्ट ऑफ द हिस्सा इसी से तो घिरा हुआ है। देखो कितनी सारी जगह में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है हमारे पास, है ना। एंड इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये लगातार मूव करता रहता है, फिक्स नहीं होता। मतलब यहाँ पे अगर ये मेरा सपोज माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा नहीं कि ये हमेशा इस जगह पे रहेगा। ये इसमें तैर रहा है साइटोप्लाज्म में, तो ये मूव होकर थोड़े टाइम के बाद यहाँ आ सकता है, पीछे जा सकता है, या कोई और चीज़ आगे आ सकती है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो लगातार मूव होती रहती हैं इधर से उधर, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं होता, रुका हुआ नहीं होता, चलता रहता है, पूरे एंटायर एरिया में घूमता रहता है ये, ठीक है। डायग्राम नहीं बनाना है, ध्यान रखना। ये सब डायग्राम तो आप लोगों को जो बनाने थे अपने मैंने बता दिए जहाँ पे, तो ये डायग्राम साइटोप्लाज्म के लिए नहीं बनाना आपको, अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है साइटोप्लाज्म की। तो
अब किससे मिलकर बना हुआ होता है? इसमें 90% वाटर होता है, 90% हिस्सा पानी होता है साइटोप्लाज्म में, और बाकी बच्चे कुछ 10% में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नाम लिखे हुए एक बार पढ़ लेना। विटामिन है, एंजाइम्स है, अमीनो एसिड्स हैं, अलग तरह के हमारे पास केमिकल्स होते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ें घुली हुई होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, कौन कौन से? गोल्जी बॉडी है हमारे पास, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, है ना, लाइसोसोम्स है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो तैरती रहती हैं सेल के अंदर। देखो सेल की 3 डायमेंशनल व्यू आप लोगों को दिखा रखी है, इसमें कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया, ये बीच में जो पिंक कलर का है न्यूक्लियस है, चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, बहुत कुछ ऐसे तैरता रहता है। मैं आपको हल्का सा दिखाता हूँ उसके बारे में। देखो आप ये थोड़ा GIF को ध्यान से देखो किस तरह से नज़र आ रही है। तो इस तरह का हमारे पास एक सेल है और इसके अंदर कंपोनेंट जो हैं इस तरह से तैरते रहते हैं। तो साइटोप्लाज्म का आई थिंक तुम लोगों को बेसिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में इतना ही लिखना है बस। अब कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइनली हमारे पास जितना हमने पढ़ लिया, हमारे पास सेल की स्ट्रक्चर पूरी तरह कंप्लीट हो गई। अब हम सेल ऑर्गेनल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब सेल ऑर्गेनल्स हमारे पास आएंगे ना, एक एक करके सारे ऑर्गेनल को अलग अलग पढ़ेंगे और साथ में फिर बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, अब सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल, इनमें से किस चीज़ को क्रिस्टल के अंदर बना सकते हैं, यानी क्रिस्टल यूज़ करके उसके अंदर किस चीज़ को बना सकते हैं। तो भैया ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। याद रखना, एक वायरस जो होता है, वायरस को आप क्रिस्टल के अंदर बना सकते हो आसानी से। तो वायरस हमारे पास जनरली क्या होते हैं, नॉन लिविंग स्टेट में होते हैं। जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी बाहर पड़े हुए तो इनएक्टिवेट है, मरे हुए हैं। जैसे किसी लिविंग बॉडी में एंटर करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएंगे और खुद को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वायरस होता है ये। तो वायरस को क्रिस्टल के अंदर भी बनाया जा सकता है लैब में। ठीक है, तो जैसे कोरोना है, तो कोरोना वायरस को भी तो लैब में प्रिपेयर किया गया था, जिसकी वजह से ये सब जगह पे फैल गया। तो ये वायरस भी एक लैब में बनाया गया था, हो सकता है क्रिस्टल के अंदर बनाया गया हो। तो हाँ, इन चीज़ों को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं बायोलॉजिकली। नेक्स्ट क्या है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम किससे मिलकर बने हुए होते हैं? DNA से, खाली प्रोटीन से? DNA और प्रोटीन से, हाँ, तो DNA और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं क्रोमोसोम्स हमारे पास। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आर ऑल्सो नॉन एज। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, जो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होता, जहाँ पे वो धागे जैसी स्ट्रक्चर ऐसी बिखरी होती है कि मान लो मेरे पास मेरा एक ये सेल है, कैसा सेल है ये? प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, इसमें ऐसी पूंछ मैंने निकाल दी, तो इसके अंदर जो हमारा धागे वाला स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड होता है, वो ऐसी फैला हुआ होता है यूँ ही, है ना। तो ये सारा जो रीजन है, इस सारे रीजन को क्या बोलते हैं? इस सारे रीजन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जहाँ पे, क्योंकि इनके पास कोई हेडक्वार्टर तो अपना है नहीं, तो यहाँ पे इनके जो बॉस हैं, बॉस कौन है? DNA, वो ऐसे ही बैठे हुए होते हैं खाली, क्योंकि कोई हेडक्वार्टर नहीं है। इस रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन आएगा, ये सारे जैसे लगते हैं, लास्ट वाला आएगा न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड बोलते हैं उस जगह को प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक, इंपॉर्टेंट MCQs हैं सारे। नेक्स्ट वन, एन ऑर्गेनिज्म हैज़ पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है पुअरली डिफाइंड है, यानी इस क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका हो गया, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यानी न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है उसके सेल्स में। तो ये ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन सा हो सकता है? अब न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होता, यानी कि किस वाले सेल में नहीं होता? प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होता। बाकी फंगस हमारे पास कैसी हो गई? यूकैरियोटिक सेल हो गई, होता है न्यूक्लियस। एनिमल में भी होता है, बर्ड भी हमारे पास एनिमल में हो गई, तो इन सब में होता है। बैक्टीरिया के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, यानी वहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इनमें से किसकी सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई नहीं होती? हमने पढ़ रखा है जो भी प्लांट होते हैं, प्लांट की सेल वॉल तो सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। कैक्टस प्लांट है तो उसकी सेल वॉल भी सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होगी। मैंगो ट्री की भी सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होगी। हाइड्रेला भी हमारे पास, हाइड्रा एक तरह का एनिमल होता है, तो हमारे पास ये एक मतलब ऐसे मान लो कि एक तरह का यूकैरियोट है ना, तो इसके अंदर भी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई नहीं होती है, नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आप ये बताओगे कि जब बैक्टीरिया की सेल वॉल तो होती है सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई नहीं होती, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ व्हाट? और ये क्वेश्चन कमेंट में आप लोग आंसर कर देना, मैं चेक कर लूंगा कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ व्हाट? किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल? सेल्यूलोज तो मना हो गया कि भाई सेल्यूलोज से तो मिलकर बनी भी नहीं होती, तो ऑप्शन तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो फिर किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग यूकेरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, इनमें से कौन, ये सारे यूकेरियोटिक सेल्स हैं, है ना, इनमें से कौन से सेल्स ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। देखो मेजॉरिटी जितने भी यूकेरियोटिक सेल होते हैं ना, सब में न्यूक्लियस होता है, बट एक्सेप्शन सब जगह होते हैं। कुछ यूकेरियोटिक सेल ऐसे भी हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो एक तो रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी में रेड कलर होता है ब्लड का, वो आरबीसी की वजह से होता है, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है ना। स्टार्टिंग में जब ये पैदा होती हैं तब तो न्यूक्लियस होता है, और धीरे धीरे मैच्योर स्टेट में इनके अंदर से न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, तो इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा जो फ्लोएम टिश्यू होता है, इसके अंदर भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ये फ्लोएम टिश्यू क्या करते हैं, प्लांट में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ये स्लाइम माउल्ड एक तरह के यूकेरियोट्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है। यूकेरियोट्स हैं एक तरह के, हाँ इनमें होता है, यूकेरियोट तो सारे ही हैं कह रही हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स होती है हमारी बॉडी की आर्मी, इनके अंदर भी न्यूक्लियस होता है। तो किन में नहीं होता, नहीं पूछा था, रेड ब्लड सेल्स में नहीं होता, और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम के कई सारे पार्ट होते हैं अलग अलग, ये टिश्यू है एक तरह का, सेल से मिलकर बना हुआ होता है, इसमें अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, उसमें से जो सीव ट्यूब्स वाले सेल्स होते हैं इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। यानी ए और बी वाला ऑप्शन देखो कहाँ पे है, ए और बी यहाँ पे है, तो ए और बी हमारे पास जो है यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो ए और बी में जो लिखी हुई चीज़ें हैं वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो ठीक है, बहुत सारी बातें आप लोगों को आज पता लग गई आज की क्लास में। अब आपके पास एक होमवर्क में क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में मिला था, बीच में एक क्वेश्चन अभी आप लोगों को दिया है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को भी दिया है कि सेल वॉल बैक्टीरिया की किससे मिलकर बनी हुई होती है, इसे आप कमेंट करोगे। और आपके लिए होमवर्क कि नेक्स्ट क्लास को अटेंड करने से पहले आप क्या करोगे, इस एक्टिविटी के बारे में पढ़ोगे, आपके एनसीईआरटी में भी इसके बारे में दिया हुआ होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब अनियन पील सेल्स कराए थे ना, अनियन पील को हम लोगों ने स्टडी किया था, उसके सेल्स देखे थे। तो अब ह्यूमन चीक सेल्स, अब इंसानों में सेल्स को देखेंगे हम, चीक के सेल्स जो हमारे गाल होते हैं उसके सेल्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके अंदर न्यूक्लियस की प्रेजेंस जो है वो देखी जाएगी, ठीक है। तो अगली एक्टिविटी नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले यही वाली कराई जाएगी, तो उसको आप अच्छे से एक बार पढ़ के आओगे, नोट नहीं करना, जिसको एक बार पढ़ना है कि हाँ इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ पाए, और बाकी जो आपको होमवर्क दिया है वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना।